गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से वो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं जो आपके लिए आ सकती हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम डालते हैं उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ। उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ। उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ। ठीक है भाई, तो उत्तराखंड की पुरा प्रजाति। अब जाति सुनी होगी, जनजाति सुनी होगी, पुरा प्रजाति क्या है। ठीक है, तो जैसे आज हम जनजाति को देखते हैं वैसे ही पुरा प्रजाति भी होती थी। थोड़ा अलग कल्चर, थोड़ा अलग रहन सहन, पहनावा, ये सब होता था, वो पुरा प्रजातियाँ हैं। तो उस समय क्या था उनका, कैसे दिखते थे, कब आए, किसको उन्होंने स्थानांतरित किया, किसकी जगह ली, तो वो हम आज पढ़ेंगे उनके बारे में और कहाँ उनका वर्णन है। ये क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सी चलते हैं। पहला जो है पुरा प्रजाति, इसको है कोल। उत्तराखंड की सबसे पुरा प्रजाति मानी जाती है, कोल मानी जाती है। ठीक है, कोल। इसमें भी विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन फिलहाल हम कोल को उत्तराखंड की पहली प्रजाति बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आएगा यही कि उत्तराखंड की सर्वाधिक या सबसे पुरानी सर्वाधिक पुरा प्रजाति। उत्तराखंड की सर्वाधिक पुरा प्रजाति कोल है। ठीक है, कोल है। इसको किसने माना है? ये माना है शिव प्रसाद डबराल ने। ठीक है, तो शिव प्रसाद डबराल चारण ने इनको क्या माना है? उत्तराखंड की सबसे पुरानी प्रजाति माना है। ठीक है भाई, तो शिव प्रसाद डबराल का मत भी ऑथेंटिक है, तो इसको भी हम मान के चलेंगे। तो उत्तराखंड की सर्वाधिक पुरानी प्रजाति कौन सी है? कोल है। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल के बारे में जानते होंगे आप लोग। ठीक है, डुगड्डा कर्म भूमि है, इनको चारण कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड है, तो क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। ठीक, नंबर 2 है इसमें जो बात आएगी कि ये तो कुछ ध्यान रखना है कि शिव प्रसाद डबराल ने किसको माना है, तो ये कोल को माना है सबसे पुरानी प्रजाति। ठीक है, अब बात है कि इनका जो वर्णन है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो पुरा साहित्यिक ग्रंथों में, तो पुरा साहित्यिक ग्रंथों में इनके लिए मुंड या शबर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इनके लिए मुंड या सबर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मुंड या सबर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ये कोलों के लिए किया गया। पूरा साहित्यिक ग्रंथों में इनके लिए मुंड या सबर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अच्छा ठीक है। इसके बाद एक और लाइन आएगी इम्पोर्टेंट कि ये दिखने में कैसे थे। ठीक है, तो ये आर्यों के विपरीत लक्षण वाले थे। आर्यों के विपरीत लक्षण वाले होते थे। ये आर्यों के विपरीत लक्षण वाले होते थे। ठीक है, तो आर्यों के बाद आर्यों के विपरीत लक्षण इनके, यानी कि इनका रंग आपका सांवला होगा और कद छोटा होगा। ठीक है, छोटा नाटा होगा, नाक मोटी होगी। इस तरह से इनका जो वर्णन है वो आर्यों के विविध लक्षण वाले इनको बता सकते हैं हम लोग। ठीक है, तीसरा ये आएगा कि इनका जो एक अलग प्रथा थी कि मृतकों को ये खुले में छोड़ते थे। ठीक है, तो मृतकों को खुले स्थान पर छोड़ देते थे। छोड़ देते थे। तो इस समय ऐसा कुछ जलाने दफनाने की प्रथा नहीं थी। ठीक है, तो खुले में छोड़ देते थे। ठीक, खुले में छोड़ देते थे, ये ध्यान रखना है। तो ये इनकी प्रथाओं में से एक था। अगला है इनका जो व्यवसाय है। ठीक है, तो व्यवसाय इनका है कृषि, इनका व्यवसाय था। ठीक, इस पे आधारित रहते थे ये लोग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इसके अलावा को पढ़ना नहीं है, खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे से आने वाला क्वेश्चन ये लगता है कि एक तो ये है किस शब्द का प्रयोग किया गया, एक सबसे पुरानी प्रजाति कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ आ सकता है क्वेश्चन, तो इनको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। ठीक है भाई,
तो ये थे कोल, जो कि उत्तराखंड की सर्वाधिक पुरा प्रजाति है। ठीक है भाई। और अगर आप देखना चाहेंगे, ऐड करना चाहें पॉइंट, तो ये प्रकृति के पुजारी होते थे। प्रकृति के पुजारी, तो प्रकृति के पुजारी कोल होते थे। ठीक है। और एक और पॉइंट अगर बोले तो जो विद्वान जो मानते हैं कि आज ये कहाँ है, तो आज बोलते हैं कि जो निम्नता का सूचक है, निम्नता का सूचक, निम्न जाति का सूचक, तो निम्नता का सूचक इस प्रजाति को माना जाता है। तो जो आज आपको कोल दिखते हैं या कोली दिखते हैं, तो निम्नता का सूचक ये जाति कोल ही कोली होंगे, ऐसा विद्वान मानते हैं। ठीक है। तो विद्वानों के अनुसार ये बात है, विद्वानों के अनुसार। ठीक है। तो आज के जो निम्न जाति के जो हैं वो कोल ही होंगे, ऐसा मानते हैं लोग। ठीक है। तो ये थी उत्तराखंड की सबसे पहली आने वाली प्रजाति। ठीक। अब चलते हैं, इसके बाद कौन आया था? इसके बाद आए किरात। ठीक है। तो उसको देखते हैं, किरातों को। नंबर 2 किरात। तो कोलों को किसने परास्त किया? किरातों ने। तो कोलों के बाद आए यहाँ पर किरात। यह है किरात। ठीक। किरातों के बारे में बहुत शॉर्ट में इंपॉर्टेंट देखते हैं किरात। ठीक है। सबसे पहली बात आई कि कोलों को जिन्होंने परास्त किया वो कौन थे? किरात थे। ठीक है। और इन्हें कीर पुरुष, किन्नर, किरात, इन्हें इन नामों से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है। तो कीर पुरुष, किन्नर, किर या किरात, इन नाम से इनको जाना जाता है। और इनके बारे में विद्वानों का भी मत है कि लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गियर्सन। तो गियर्सन के अनुसार, तो गियर्सन के अनुसार क्या? किरात उत्तराखंड की सबसे प्राचीन प्रजाति है। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आएगा। अगर सबसे प्राचीन कौन सी है तो आपने कोल लिखना है, लेकिन अगर राइटर के नाम के साथ आया कि शिव प्रसाद डबराल चारण के अनुसार कौन सा है तो कोल लिखेंगे, और गियर्सन के अनुसार कौन है? किरात है। ठीक है भाई। अब परीक्षा के पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्कंद पुराण के केदारखंड में। ठीक है। तो लिखेंगे स्कंद पुराण के केदारखंड में किरातों के लिए भिल शब्द का प्रयोग हुआ है। भिल शब्द का प्रयोग हुआ है। तो भिल शब्द का प्रयोग वेरी इंपॉर्टेंट प्रयोग हुआ है। तो एग्जाम में आएगा कि भिल किसे कहते हैं या भिल कहाँ पर है, इसका वर्णन। ठीक है। तो केदारखंड में भिल शब्द का प्रयोग हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किरातों से अगर आएगा तो यही आ सकता है। ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा कि पुरुष और इनको प्रजाति माना है गियर्सन ने सबसे पहली, और इनके लिए भिल शब्द का प्रयोग भी हुआ है। ठीक है। अच्छा, तो इनका जो व्यवसाय है, व्यवसाय इनका कृषि तो था इनसे पहले वालों का ही, लेकिन इन्होंने ऐड किया पशुपालन। ठीक है। तो भेड़ों बकरियों की ऊन वगैरह या मांस वगैरह, तो पशुपालन इनका व्यवसाय था। पशुपालन इस पे आधारित थी इनकी आर्थिकी। ठीक है। चलिए, बाकी इससे और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने का है नहीं, तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है किरात। हाँ, तो बाद में ये हुआ था कि किरात थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया और किरातों को खसों ने परास्त किया। ठीक है। तो खसों ने इन्हें परास्त किया, और फिर खसों का आधिपत्य हो गया। ठीक है। खसों ने इन्हें परास्त किया। इसके बाद कौन आया? खस आए। तो इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए, तो अब थर्ड पढ़ते हैं, कौन आए? खस लोग आए इसके बाद। ठीक है। तो आइए देखते हैं खसों को उत्तराखंड में। ठीक है। ये है खस। ठीक। तो
यहाँ पर इनके बारे में फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि उत्तराखंड में सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया, खसों ने किया। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तराखंड में खस सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाली प्रजाति है। ठीक है, तो कभी आएगा सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड पूछेगा तो आपने खसों का यहाँ पर सबसे ज़्यादा शासन था, क्योंकि खस ताकतवर थे तो अधिक लंबे समय तक यहाँ पर रह पाए। ठीक है, चलिए, तो खस ने किरातों को परास्त किया, उसके बाद ये उत्तराखंड में आ गए और ये सबसे लंबे समय तक यहाँ पर रहे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि महाभारत के सभा पर्वों में खसों का वर्णन है। तो सभा पर्व में किसका वर्णन है, खसों का वर्णन है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्या वर्णन है, खसों ने, इंपॉर्टेंट है, खसों ने कौरवों की ओर से भाग लिया था। भाई महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से भाग लिया था। ठीक है, तो कौरवों की ओर से भाग लिया, तो कौरवों की ओर से किसने भाग लिया था, कौरवों की ओर से भाग लिया था खसों ने। ठीक है, आप आगे जाके कुणिल वंश पढ़ोगे तो वहाँ पर आप सुबाहु का नाम पढ़ोगे, तो वहाँ पर सुबाहु ने पांडवों की ओर से भाग लिया था। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा कौरव पांडव संबंधी क्वेश्चन आ सकते हैं, कौरवों ने किसकी ओर से भाग लिया था और पांडवों ने किसकी ओर से भाग लिया था, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये दो ही इंपॉर्टेंट लगते हैं। ठीक है, इसके बाद खसों में क्या है कि इनका भी व्यवसाय वही था, व्यवसाय में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं, व्यवसाय वही कृषि और पशुपालन इनका व्यवसाय था। ठीक है, लेकिन इनकी कुछ प्रथाएं थी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उनको पढ़ लेते हैं। लेकिन देखिए भाई, खसों का एक नाम भी था, खसों को पाषाण योद्धे भी कहा जाता था। तो लास्ट लाइन भी है ये, खसों को पाषाण योद्धे भी कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि ये पत्थरों से बने हथियारों का प्रयोग करते थे तो इनको पाषाण योद्धे भी कहा जाता था। बड़े नुकीले हथियार पत्थरों के होते थे, तो ये पत्थरों से बने हथियार का प्रयोग करते थे, इन्हें पाषाण योद्धे भी कहा जाता है। एग्जाम में आएगा पाषाण योद्धे किन्हें कहते हैं, खसों कहते हैं। सबसे लंबे समय तक कौन रहे, खस रहे। ठीक है, खसों ने किसकी ओर से भाग लिया, कौरव की ओर से भाग लिया। बस इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब खसों की प्रथाएं इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो उसको करते हैं, खसों की प्रथाएं। तो खसों की प्रथाएं, नंबर 1 प्रथा है जेठो प्रथा। खसों की प्रथा है पहली जेठो प्रथा। ठीक, जेठो प्रथा में होता था कि संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा बड़े पुत्र को मिलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे बड़े पुत्र को संपत्ति का बड़ा भाग मिलेगा बड़े पुत्र को। ठीक है, ये थी जेठो प्रथा। नंबर 2 प्रथा आएगी, वो है आपकी झटेला प्रथा। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथाएं इंपॉर्टेंट होती हैं। झटेला प्रथा, ठीक है, तो झटेला प्रथा क्या होती है, झटेला प्रथा ये होती है अगर किसी स्त्री ने, ये एक स्त्री है, इस स्त्री ने बी से विवाह किया। ठीक है, बाद में इसने विवाह कर दिया सी से। ठीक है, तो जो ये ए ने विवाह किया सी से भी और ए ने विवाह किया। ठीक है, तो पहले इसने विवाह किया बी से और बाद में इसने विवाह कर दिया सी से। तो जो पहले पति से उत्पन्न संतान होगी
उसे जटिला कहेंगे। ठीक है, तो पहले इसमें लिखेंगे पहले पति से उत्पन्न संतान। तो पहले पति से उत्पन्न संतान को जटिला कहते थे, जटिला कहते थे। तो एक प्रथा थी जिसको जटिला प्रथा कहते हैं। तो इसमें ऐसा होता था भाई, ठीक है, कि ए ने बी से विवाह किया, फिर बाद में इसने सी से विवाह कर दिया। जो पहले पति से उत्पन्न संतान होगी इसे क्या कहेंगे, जटिला कहते हैं। ठीक है, तो जेठो प्रथा, जटिला प्रथा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है तीसरी टेकुआ प्रथा। तीसरी है टेकुआ प्रथा। ठीक है, ये है टेकुआ प्रथा। टेकुआ टेकुआ टेक ओवर कर देना। ठीक है, इसमें क्या करेगी, कोई स्त्री। ठीक है, लिखेंगे टेकुआ प्रथा, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट यहाँ लिखेंगे, टेकुआ टेकुआ प्रथा। ठीक है भाई, टेकुआ प्रथा में क्या होता था कि कोई स्त्री किसी पुरुष को अपने साथ रख सकती थी, अपने साथ अपने घर में रख सकती थी, अपने घर में रख सकती थी, अपने घर में रखना। ठीक है, तो कोई स्त्री किसी पुरुष को अपने साथ अपने घर में रख सकती थी, इसे कहते हैं टेकुआ प्रथा। ठीक है, तो मतलब ये आप कोई स्त्री मतलब कोई विधवा स्त्री किसी पुरुष को अपने साथ रख सकती थी, इसे कहते हैं टेकुआ प्रथा। ठीक है, चौथी प्रथा आ रही है, वो है ज्येष्ठ पुत्री प्रथा। ठीक है, तो ज्येष्ठ पुत्री प्रथा, ज्येष्ठ पुत्री तो ज्येष्ठ पुत्री प्रथा में क्या होता था कि जो परिवार की सबसे बड़ी लड़की होगी उसे मंदिर को दान कर दिया जाता था। ठीक है, तो लिखेंगे बड़ी पुत्री को मंदिर को दान करना, मंदिर को दान, बड़ी पुत्री को मंदिर को दान करना, यानी कि जो आपकी बड़ी पुत्री होगी वो मंदिर को दान कर दी जाएगी, यानी कि वो देवदासी टाइप का उसको बना देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मंदिर में छोड़ाना है, नहीं, वो जो भी करेगी मंदिर के लिए करेगी। ठीक है, मंदिर में जो अपना योगदान देगी, साफ सफाई वगैरह या जो भी है सेवा कार्य में, तो वो ज्येष्ठ पुत्री को बोलते थे कि बड़ी पुत्री को मंदिर को दान दिया जाएगा। तो ज्येष्ठ पुत्री प्रथा खसों में थी। ठीक है, इसके बाद तो ये इम्पोर्टेंट है, एक और है गई घर जवाई प्रथा। ठीक है, तो उसको यहीं पर लिख लेंगे। पांचवी प्रथा है आपकी घर जवाई प्रथा। तो घर जवाई प्रथा किस पुरा प्रजाति में थी, तो घर जवाई प्रथा किस में थी, ये थी आपकी खसों में। तो घर जवाई सब जानते हैं, ठीक है, कि पत्नी घर जाके रहना घर जवाई प्रथा कहलाता है। ठीक है, तो ये थी उत्तराखंड में रहने वाली पुरा प्रजातियाँ, जिसमें आपने कोल पढ़े, किरात पढ़े, खस पढ़े। ठीक है, और एक लास्ट जो लाइन इंपॉर्टेंट है वो इनके बारे में यही लिख देता हूँ। वो लाइन ये है कि जब ब्रिटिश रूल आया तो ब्रिटिश काल में 1885 में इन्हें शूद्र वर्ग में रखा गया। ठीक है, तो लिखेंगे ब्रिटिश काल में इन्हें शूद्र वर्ग में रखा गया। ठीक है, तो लिखेंगे 1885 में 1885 में इन्हें शूद्र वर्ग में रखा गया, इन्हें शूद्र वर्ग में रखा गया, शूद्र वर्ग में रखा गया। तो मैंने यहीं पर ये लिख दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ब्रिटिश काल में इन्हें शूद्र वर्ग में कब रखा गया। तो आप जानते हैं 4 वर्ग होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। ठीक है, तो शूद्र वर्ग में इन्हें 1885 में रख दिया गया। ठीक है, तो ये थी खस। ठीक है, तो आपने पढ़ा कोल, किरात, खस। इसके बाद भोटांतिक आएंगे। ठीक है, भोटांतिक को हमें भोटिया जनजाति में भी पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, तो फिलहाल तो ये इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इसमें इतना ही। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को, अपना कमेंट ज़रूर करेंगे। आज के लिए इसमें इतना ही।